डियर स्टूडेंट्स, हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में अध्ययन करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो न्यूक्लियस हैं वो स्टेबल और अनस्टेबल दो प्रकार की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उनके जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं या जो न्यूक्लियस का कंपोजिशन है जिसके अंतर्गत जो न्यूक्लियन पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट पाया जाता है, उन पे डिपेंड करती है। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए हमने N/P रेशियो के बारे में पढ़ा, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा या पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा और ये जाना कि जिन न्यूक्लियस के लिए N/P रेशियो का मान सेग्रे चार्ट के एरिया में आता है वो न्यूक्लियस स्टेबल होंगे, और जिन न्यूक्लियस के लिए N/P या N/Z रेशियो का वैल्यू इस सेग्रे चार्ट से लेफ़्ट या राइट साइड में होता है वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहते हैं, उस सेग्रे चार्ट वाले रीजन में आना चाहते हैं। इसी प्रकार बाइंडिंग एनर्जी या पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने ये जाना कि जिन न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी का मान अधिक होता है वो न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, और जिनके लिए बाइंडिंग एनर्जी का मान या पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी का मान कम होता है वो अनस्टेबल होते हैं। यहाँ पर जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है उस स्टेबिलिटी के लिए हमने आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन देखा, और उसमें ये हमने समझा कि न्यूक्लियन से जब न्यूक्लियस का निर्माण होता है तो वहाँ पर कुछ मास डिफेक्ट आता है, कुछ मास कम हो जाता है। वो जो मास कम हो रहा है वो एनर्जी के रूप में हो रहा है, जिसे हमने आइंस्टीन मास एनर्जी के रिलेशन के द्वारा E = mc² के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस न्यूक्लियर रिएक्शंस के द्वारा स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना चाहते हैं। जब ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो इन न्यूक्लियर रिएक्शंस के कारण उस अनस्टेबल न्यूक्लियस में से एनर्जी रेडिएशंस या पार्टिकल्स या हम कह सकते हैं कि छोटे एटम्स रिलीज होते हैं, एमिट होते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियस की ये जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है रेडियो एक्टिविटी। किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस में से मुख्य रूप से रेडिएशंस का या कुछ छोटे पार्टिकल्स का स्पॉन्टेनियस वे में एमिट होना ही रेडियो एक्टिविटी है। तो आज के इस लेक्चर में अभी हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी के द्वारा न्यूक्लियस एनर्जी या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एमिट करता है, और वो ये जो प्रोसेस है वो तब तक लगातार चलता रहता है जब तक जो न्यूक्लियाई है या न्यूक्लियस है वो स्टेबल फॉर्म में नहीं आ जाता है। यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियस हम स्टार्टिंग में जिस न्यूक्लियस का हम स्टडी कर रहे हैं जो अनस्टेबल है, जो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, उस न्यूक्लियस को हम पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं। और इस पेरेंट न्यूक्लियाई से जब रेडिएशंस या सब एटॉमिक पार्टिकल्स एमिट हो जाते हैं उसके बाद जो न्यूक्लियाई बनते हैं उन्हें हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो इस प्रकार से पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई बनते रहते हैं, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि हमें
स्टेबल न्यूक्लियाई प्राप्त नहीं हो जाता है, और जो स्टेबल न्यूक्लियाई है वो मुख्य रूप से लेड होता है। इस प्रकार पेरेंट न्यूक्लियाई या जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं उनसे जो रेडिएशंस निकलती हैं या उनकी जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होती है। वो डिपेंड करती है उस न्यूक्लियाई का नेचर कैसा है, उस न्यूक्लियाई का जो इनिशियल अमाउंट है वो अमाउंट कितना है। तो उनकी जो डीके रेट है या उनका जो नेचर है उस नेचर को हम मुख्य रूप से इन 3 करैक्टर्स के द्वारा डिफाइन करते हैं। वो हैं हाफ लाइफ टाइम टी हाफ, डीके कांस्टेंट लैम्डा और मीन लाइफ टाइम टो। हाफ लाइफ टाइम टी हाफ वो समय है जिसमें रेडियो एक्टिविटी शो करने वाले न्यूक्लियाई की प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा शेष रह जाती है। तो किसी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई की जितनी मात्रा हमने प्रारंभ में ली है, रेडियोएक्टिव डीके के द्वारा जितने समय में उसकी आधी मात्रा डीके हो जाती है और आधी मात्रा शेष रह जाती है, उस समय को हम टी हाफ कहते हैं। डीके कांस्टेंट जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये डीके कांस्टेंट एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो इस डीके की रेट को डिफाइन करता है कि ये जो रेडियोएक्टिव डीके है वो किस दर से हो रहा है। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव जो डीके है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो डीके रेट है वो जो न्यूक्लियाई है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है या पेरेंट न्यूक्लियाई है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या उसके प्रोपोर्शनल होता है। और वहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लैम्डा जो मीन लाइफ टाइम टो है उसके इन्वर्स होता है, उसका जस्ट अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये इनके बीच में रिलेशन है जिनको हम इस प्रकार से यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो टी हाफ है, इस टी हाफ को हम लिख सकते हैं कि टी हाफ का वैल्यू होता है ln2 अपॉन लैम्डा, जहाँ ln2 लोगरिथम ई बेस पर 2 का वैल्यू है। ये हम प्राप्त करते हैं कि हमने जैसे पहले बात किया कि जो रेडियो एक्टिविटी है या रेडिएशंस का जो डीके है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब हम टी हाफ निकालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। जब हम ln2 को लोगरिथम 10 में कन्वर्ट करते हैं तो लोगरिथम 10 में हम इसको लिखेंगे 2.303 log 10 2, और log 10 2 का जो वैल्यू है वो होता है 0.3010। उसके अकॉर्डिंग जब वैल्यू रखेंगे तो टी हाफ का वैल्यू आएगा 0.693 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा और टो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस कंडीशन में हम इक्वेशन को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ ये जो डीके रेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस इसलिए कि समय के साथ जो न्यूक्लियाई है उनकी जो डेंसिटी है या उनका जो कंसंट्रेशन है वो उनकी जो संख्या वो घट रही है। ये स्पेशल जो एक्टिविटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एटम्स हैं उनसे एनर्जी रेडिएशंस और पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं ताकि वो स्टेबल फॉर्म में आ सके। ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये नेचुरल और आर्टिफिशियल, इसको हम 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। कुछ जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल वे में ही अनस्टेबल होते हैं, इस कारण वहाँ से नेचुरल वे में रेडिएशंस का लगातार डीके हो रहा है और वो स्टेबल फॉर्म में आने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो हमारी नेचर में पाए जा रहे हैं, इनकी सहायता से जो रॉक्स वगैरह हैं उनकी एज का हम निर्धारण करते हैं। जैसे मुख्य रूप से हम कार्बन डेटिंग जो मेथड्स है उसके द्वारा। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी होती है। ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी रिसर्च या मेडिकल फील्ड में हमारी जो स्टडी के लिए हम जो कुछ
स्टेबल जो एलिमेंट्स हैं या न्यूक्लियाई हैं उनको हम आर्टिफिशियल वे में रेडियो एक्टिव कंडीशन में लेके आते हैं या अनस्टेबल कंडीशन में उनको चेंज करते हैं, फिर वहाँ से रेडिएशंस को हम प्राप्त करते हैं। किसी रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियाई है उस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में से जो रेडिएशंस निकलते हैं वो मुख्य रूप से यहाँ पर हम 3 प्रकार के रेडिएशंस को बता रहे हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज या गामा पार्टिकल्स। इनमें जो गामा रेज या गामा पार्टिकल्स हैं ये एनर्जी रेज हैं, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल हैं ये चार्ज पार्टिकल हैं। जब हम चार्ज प्लेट्स लगाएंगे तो अल्फा पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, जबकि ये जो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स हैं ये पॉजिटिव स्लिट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल हैं ये पॉजिटिव चार्ज की नेचर रखते हैं और ये अल्फा पार्टिकल हीलियम के नाभिक होते हैं। जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये नेगेटिव चार्ज वाली कंडीशन में यहाँ पर जो पॉजिटिव स्लिट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जो गामा रेज हैं वो चार्ज से डिफ्लेक्ट नहीं होती है। ये जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स का पेनिट्रेटिंग जो पावर है वो अलग अलग होता है। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अल्फा पार्टिकल पेपर या स्किन में से पास आउट नहीं हो पा रहे हैं, जबकि बीटा पार्टिकल्स पेपर या स्किन में से पास आउट हो जाते हैं, लेकिन 3 से 5 mm का जो एल्यूमिनियम शीट है उसको वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। गामा पार्टिकल्स हैं उनका पेनिट्रेशन पावर और ज़्यादा होता है, ये पेपर या स्किन में से पास आउट हो जाते हैं और 3 से जो 5 mm का एल्यूमिनियम शीट रखा हुआ उसमें से पास आउट हो जाते हैं। और इनको रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए हम लेड का जो शीट है उनका यूज़ करते हैं। अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स के अलावा कुछ अन्य पार्टिकल्स या रेडिएशंस भी एमिट होती हैं। मुख्य रूप से ये 5 प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं ये जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है वहाँ से एमिट होती हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन। अल्फा डीके को इस प्रकार से यहाँ शो किया गया, जैसे न्यूक्लियाई में से जब अल्फा पार्टिकल का डीके हो जाता है इस न्यूक्लियाई में से, तो ये इस प्रकार से अल्फा पार्टिकल जो हीलियम का नाभिक है वो डीके हो रहा है और इसके डीके होने से जो न्यूक्लियाई है उसका एनर्जी कम हो जाता है। साथ में इसके जो पैरामीटर्स हैं जेड और ए वैल्यू हैं वो भी चेंज हो जाती है। बीटा पार्टिकल्स का जब डीके होता है तो बीटा पार्टिकल्स 2 प्रकार के हैं, माइनस, बीटा माइनस और बीटा प्लस। बीटा माइनस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनके जो न्यूक्लियॉन्स के आपस में इंटरचेंज का प्रोसेस है उस प्रोसेस के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो बीटा माइनस पार्टिकल्स जब डीके होते हैं तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियाई है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उनका जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो जाता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है उनका मास नगण्य होता है। बीटा प्लस पार्टिकल जब एमिट होते हैं तो बीटा पार्टिकल के एमिट होने से इस प्रकार से ये चेंजेस आ जाते हैं और जब ये रेडिएशन पार्टिकल्स एमिट होते हैं तो एनर्जी ज़रूर कम होता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का प्रयास है कि जो न्यूक्लियाई है वो किस प्रकार से स्टेबल फॉर्म में आता है। जब गामा रेडिएशंस डीके होती है तो गामा रेडिएशंस के डीके होने की वजह से जो न्यूक्लियाई है उसके एटॉमिक नंबर या मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, बस उसका एनर्जी कम हो जाता है, तो वह हायर एनर्जी फॉर्म से लोअर एनर्जी फॉर्म में आ जाते हैं। इस प्रकार से जब किसी न्यूक्लियाई में से ये एनर्जी या पार्टिकल्स एमिट होते हैं तो हमने देखा कि जो मुख्य रूप से अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं तो उनसे उनका जो जेड नंबर है और मास नंबर है उनमें दोनों में या किसी एक में चेंज हो जाता है। जब जेड नंबर में चेंज होता है, एटॉमिक नंबर में चेंज होता है, तब हमें दूसरा एलिमेंट का न्यूक्लियाई प्राप्त होता है और किसी दूसरे एलिमेंट का न्यूक्लियाई जब हमें प्राप्त होगा तब हम क्या कहेंगे कि उस न्यूक्लियाई का आवर्त सारणी में जो पोजीशन है वो पोजीशन चेंज हो गया, उसका ग्रुप का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया। इसे हम बोलते हैं
ग्रुप डिस्प्लेसमेंट। तो जब किसी रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई में से रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स या विकिरणों का डीके होता है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उस एलिमेंट के लिए ग्रुप डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से होगा, इसके लिए फैराडे एंड सोडी ने स्टडी किया और उन्होंने कुछ नियम बताए। उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से ग्रुप डिस्प्लेसमेंट होगा या हमें कौन सा एलिमेंट प्राप्त होगा। तो उन नियमों को हम ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ या फाजान्स एंड सोडीज लॉ कहते हैं। तो इस नियम के अकॉर्डिंग सिंपल है कि हमें नेचर पता होना चाहिए पार्टिकल का। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब किसी पेरेंट एटम में से या पेरेंट न्यूक्लियाई में से अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया तो उसका, जैसे पहले यहाँ ये इस ग्रुप में आ रहा था ऊपर और अब इस ग्रुप में आ गया, तो जो जेड वैल्यू है ये जेड वैल्यू कम हो गया। तो ये जेड वैल्यू कम हो गया, ये जस्ट जैसे यहाँ पर, एक मिनट, जैसे यहाँ पर अगर इसका जेड नंबर एटॉमिक नंबर जेड है तो ये यहाँ अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद में ये पेरेंट न्यूक्लियाई यहाँ पर जब डॉटर न्यूक्लियाई के रूप में आएगा तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होगा Z-2। तो ये अल्फा पार्टिकल एमिट करने से जो बनने वाला डॉटर न्यूक्लियाई है वो 2 ग्रुप पीछे खिसक जाता है। तो ये हो गया ग्रुप डिस्प्लेसमेंट। तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 इकाई कम हो जाएगा और जो मास नंबर है वो 4 इकाई कम हो जाएगा। इसी प्रकार से जब बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिट होता है तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिट होने से वो जो बनने वाला डॉटर न्यूक्लियाई है उसका एटॉमिक नंबर पेरेंट न्यूक्लियाई से 1 इकाई अधिक होता है। तो वो एक ग्रुप आगे की तरफ या राइट हैंड की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, लेकिन उसके एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता है। तो इस प्रकार से जो रेडिएशन से एमिट हो रही है, जो पार्टिकल्स एमिट हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग कौन सा डॉटर न्यूक्लियाई हमें प्राप्त होगा, इसका हम अनुमान ग्रुप डिस्प्लेसमेंट नियम के आधार पर लगा सकते हैं। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।